तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, और इस कहानी को सुनाने के पीछे एक वजह है कि हमारे देश में आज भी ज़्यादातर फैमिलीज जॉइंट फैमिली है। जॉइंट में भले ही भाई भाई से अलग हो जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी माँ के साथ रहते हैं, अपने पिता के साथ रहते हैं। हालांकि वृद्धाश्रम ये तमाम चीज़ें हमारे देश में हैं, लेकिन जहाँ अलग अलग देशों में एक प्रथा है, ये कल्चर है कि 18 साल के हुए नहीं, 20 साल के हुए नहीं कि माँ को छोड़ दिया, माँ ने दूसरी शादी कर ली, ऐसे ऐसे करके ज़िंदगी गुजरती चली गई। हमारे देश में इसके विपरीत 3-4 पीढ़ियाँ एक दूसरे के साथ रहती हैं, यानी दादी माँ के साथ रहती है, माँ बिटिया के साथ रहती है, बहू के साथ रहती है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आखिरी पीढ़ी में कोई मर न जाए। अब ऐसे देश में जहाँ माँ बाप पूरे परिवार को जोड़ के रखा जाता है, जॉइंट फैमिली रहती है, जब वहाँ ऐसी खबर निकल के सामने आई, आत्मा हिल गई। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। इसी बुलंदशहर में एक शख्स रहा करता था, आबिद खान। शादी हुई थी, कई भाई बहन थे। पत्नी का देहांत हो गया। बिना शादी के आबिद रह रहा था। इसी दौरान जनवरी में साल 2023 की बात है, यानी पिछले साल की। जनवरी साल 2023 में एक दिन आबिद की जो माँ है उसके साथ कहती है कि चलो खेत में चारा लेने जाना है। अब ये बात जब आबिद सुनता है, बड़े खुशी मन से कहता है कि ठीक है चलो। इत्तेफाकन आबिद के जो अब्बू जान थे उनकी भी मौत हो चुकी थी, तो माँ अकेली, इधर आबिद की पत्नी नहीं थी। अब रास्ते में दोनों जा रहे हैं। इसी दौरान आबिद के दिमाग में आता है कि अगर पिता नहीं है और माँ कुंवारी है, एक तरह से अब विधवा है, और मेरी भी पत्नी नहीं है, तो मैं भी अब शादी लायक हूँ, तो क्यों ना माँ से ही कर लूँ। अब इस बारे में उसने माँ से कहा। अब माँ जब ये बात सुनती है कि जिस बच्चे को छाती का दूध पिला के बड़ा किया वो ऐसे ख्याल रख रहा है, उसका तो कलेजा कांप गया। उसने डांटा फटकारा और भागने की कोशिश की, लेकिन आबिद अपनी माँ के ऊपर टूट पड़ता है, और टूटने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। अब माँ घर वापस आती है। काटो तो खून नहीं, जो कि उसकी इज्जत लूटने वाला कोई बाहरी नहीं, उसका खुद का बेटा है। किससे क्या कहे, क्या बोले। इसी दौरान लगातार आबिद अपनी माँ के ऊपर दबाव बनाने लगा कि तुम मुझसे शादी करो, मुझसे निकाह करो, और तुम मेरी एज ए पत्नी रखो, मुझे अपना पति बनाओ, अपना शौहर बनाओ। ये बात जब माँ सुनती उसका कलेजा फट जाता, लेकिन कहे किससे। लेकिन लगातार जब आबिद का टॉर्चर बढ़ता चला गया, तो एक दिन उसने हिम्मत करके अपने छोटे बेटे से कही ये बात। छोटा बेटा जब ये बात सुनता है, भाग के पुलिस स्टेशन जाता है। कंप्लेन दर्ज होती है। कंप्लेन दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट के सामने जाता है, चार्जशीट बनाई जाती है, आबिद को गिरफ्तार किया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद जब कोर्ट पूरे मामले को सुनता है, कोर्ट भी हिल जाता है। क्योंकि जिस कलयुग, जिस नरक की बात हम लोग करते हैं, शायद वो वक्त आ गया है। एक बेटा अपने ही माँ के साथ कुकर्म कर रहा था, उसको पत्नी के तौर पर रखना चाह रहा था। कोर्ट के लिए भी ये मामला एकदम नया था। कोर्ट हिल जाती है, कई तरह के कमेंट पास करती है कोर्ट की। ऐसी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में कभी नहीं हो रही थी। शायद अब नरक का वक्त आ गया। इसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर इस कोर्ट का फैसला आता है, और कोर्ट ने आबिद को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, और साथ ही 51,000 रुपये जुर्माना लगाया। तो अब सोच के देखिए कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें पुरुषों को गलत फंसाया जाता है, लेकिन इसके विपरीत भी जो रेशियो है वो पुरुषों को फंसाने से कहीं ज़्यादा है महिलाओं के ऊपर अत्याचार का। महिलाएं आज हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, आज मंदिर में सुरक्षित नहीं है। राम मंदिर में जो सफाई करने वाली लड़की थी उसके बारे में खबर आई, मस्जिद में सुरक्षित नहीं है, किसी भी धार्मिक स्थल पर सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि महिलाएं जो है अपने घर में अपने पति, अपने बेटे, अपने पिता, अपने भाई से सुरक्षित नहीं है। किसके साथ कहाँ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये कहानी वास्तव में बहुत ही आत्मा को कचोटने वाली थी, मुझे लगा आपको सुनानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। ये कहानी भी बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। एक माँ जो 19 साल से अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। कहानी उत्तर प्रदेश की ही है। कहानी हापुड़ की है। हापुड़ में एक फैमिली रहा करती थी, बेहद गरीब फैमिली। गरीब इसलिए भी क्योंकि परिवार के जो मुखिया थे उनकी डेथ हो गई थी। अब डेथ हुई तो परिवार को संभालने वाला कोई था नहीं। बात साल 2005 की है। उस टाइम रोजगार के उतने साधन नहीं थे, लिहाजा घर को पालने पोषने की, परवरिश करने की, आगे चलाने की जो जिम्मेदारी थी
उस घर की महिला पे आ जाती है, जिनका नाम था मंजू देवी। मंजू देवी जिम्मेदारी लेती हैं कि खुद की परवरिश यानी खुद को पालूंगी पोसूंगी, क्योंकि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका खुद का पेट है, उसका खुद का शरीर है। दूसरे, अपने बच्चों को भी पालना पोसना। तीसरे, घर मेंटेन करना, चूँकि कच्चे घर अक्सर बरसात में टपकने लगते हैं, सीलन आती है, दीवारें गिर जाती हैं, छप्पर उखड़ जाता है, साल 2 साल 3 साल बाद फिर नई छान छप्पर लगानी पड़ती है। खेत में बीज डालना, फसल उगाना, उसको बेचना, थोड़े बहुत पैसे डालना, सब्जी उगाना, ये तमाम जिम्मेदारी मंजू देवी के ऊपर। साल 2005 की बात, ना ही उतनी सुविधा, ना ही उतने संसाधन, तमाम चीज़ें भी महंगी, देश की भी स्थिति खराब थी आज के हिसाब से। तो ऐसे हाल में मंजू देवी अब अपने बच्चे को लेके पाल पोस रही। छोटा सा बच्चा था, सत्यम नाम रखा उसका। इधर बच्चा जब अपने मोहल्ले में खेलने जाता तो जाने के बाद अक्सर आसपास के लोगों को देखता कि भाई उनके फादर हैं और ठीक ठाक से परवरिश कर रहे हैं, मांगने पे पैसे दे रहे हैं, 2 रुपये 3 रुपये जो भी बच्चा मांग रहा। मंजू देवी से सत्यम पैसे मांगता, मंजू देवी के पास पैसे ना होता। इस बात को लेके वो छोटा सा बच्चा बार बार नाराज़ होता। उसे लगता कि माँ के पास बहुत सारा पैसा है, माँ दे नहीं रही। क्योंकि बच्चे भी अपने माँ बाप की गरीबी एक उम्र के बाद ही समझ पाते हैं। तो पैसा मांगा, माँ दी नहीं। कई बार इस बात को लेके बहस हुई, आलम धीरे धीरे खराब हुए और 2005 में ही जो सत्यम था, छोटी सी उम्र, माँ से किसी बात पे कहा सुनी होती, उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। अब सत्यम भाग गया, माँ उसे खोजने निकलती है, इस उम्मीद में कि गांव के किसी खलियान पे होगा, कहीं गया होगा, किसी भीट वीट के पास बैठा होगा, किसी पार्क में चला गया होगा जो खेत होते हैं। लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजरा, माँ खोजती रही, सत्यम का कुछ अता पता चला नहीं। हैरान परेशान दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, पड़ोसियों की मदद ली, तमाम लोग अब खोज रहे हैं। आसपास के जितने चौक चौराहे वहाँ देखा गया कि कहीं सत्यम दिख जाए। माँ को एक उम्मीद थी कि नाराज़ होकर कहाँ जाएगा, शाम तक आ जाएगा, लेकिन फिर माँ का कलेजा बैठ रहा था, अपने तरीके से खोज रही थी। कई घंटे गुजर गए। कई घंटे गुजरने के बाद भी जब सत्यम का कुछ अता पता चला नहीं, इधर माँ जो थी लगातार परेशान, आसपास के लोगों की मदद मांग रही, आसपास के लोग भी खोज रहे हैं। इसी दौरान जब कहीं कोई जानकारी नहीं मिली तो कुछ लोगों ने मंजू देवी से कहा कि देखो, हमने अपने तरीके से खोज लिया, जो जो हम कर सकते थे हमने कर भी लिया, लेकिन अगर आपके बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा तो बेहतर यही है कि आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए। कंप्लेन होगी तो पुलिस अपने तरीके से खोज देगी। माँ ने जब ये बात सुनी, उसे भी लगा कि बात तो ठीक है। उसके बाद जो मंजू देवी पहुँच जाती पुलिस स्टेशन, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाती है। पुलिस से कहती है कि साहब, मेरा बेटा है, खो गया, घर से नाराज़ होकर कहीं चला गया और वापस नहीं आया। पुलिस वाले तस्वीर वगैरह लेते हैं, तब तो उतना व्हाट्सअप कुछ था नहीं, सोशल मीडिया नहीं थी, समझा वो जाके भेज देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जाओ, हम खोज देंगे। इसके बाद मंजू देवी वापस घर पे, पुलिस अपने तरीके से खोजती है, मंजू देवी अपने तरीके से परेशान। लेकिन मामला गरीब का था, उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और पुलिस के पास और भी बहुत काम थे। तभी ऐसा होता भी नहीं था कि मामला फ़ौरन न्यूज़ में आ जाए, पुलिस के ऊपर प्रेशर बने। अपने तरीके से पुलिस वाले इधर उधर खोजते हैं, लेकिन कहीं कुछ अता पता चलता नहीं है। धीरे धीरे बात दब जाती, पुलिस वाले भी इग्नोर करने लगते हैं। माँ भी लगातार थाने के चक्कर लगाती, जब जब जाती पूछती कि मेरे बेटे का कुछ पता चला या नहीं चला। कहीं कोई जानकारी मिली नहीं। माँ हैरान, दुखी, कोई सहारा नहीं था, कोई साथ नहीं था। कुछ लोग बार बार थाने लेके आते, साइकिल वाइकिल पे बैठा के, लेकिन वक्त के साथ साथ उन लोगों ने भी धीरे धीरे अपना हाथ पीछे किया और कहा कि अब पुलिस नहीं खोज पा रही है। और मन में और भी ख्याल आ रहे थे कि कहीं उसको कुछ हो गया होगा, कुएं में गिर गया होगा, तालाब में डूब गया होगा, कहीं भाग गया होगा, तमाम तरह की चीज़ें। माँ भी धीरे धीरे जब देखती है कि अब बच्चे का कुछ अता पता चला नहीं, पुलिस वालों के चक्कर काट काट के एड़ियाँ घिस चुकी थी। गरीबी है, गरीबी की एक बड़ी दिक्कत ये है कि आदमी एक ही चीज़ पे ज़्यादा दिन फोकस नहीं हो सकता। तो फिर धीरे धीरे माँ भी अपने आप को संभालती है, बाकी और परिवार पे ध्यान देती है। साल 2005 पूरा बीत जाता है, ना ही सत्यम का कुछ पता चला, ना ही कहीं कोई जानकारी मिली। धीरे धीरे बात दब गई, इलाके वालों में और बातें होने लगी, नई नई घटनाएं होने लगी। साल दर साल गुजरते चले गए। 2005 में सत्यम गायब हुआ, 2006 आया, 7 आया, 8 आया। माँ की उम्मीदें उम्र के साथ साथ पुरानी होती चली गई, नज़र के साथ साथ उम्मीदें भी कमज़ोर होती चली गई।
रीढ़ की हड्डी के साथ साथ हौसला भी झुकता चला गया। कई साल गुजर गए, लगभग 12 साल। 12 साल गुजर गए। अब सत्यम का कुछ अता पता चला नहीं। माँ लगातार परेशान, बीच बीच में थाने चली जाती, पूछ लेती कि साहब कुछ पता चला। पुलिस वाले भी कुछ इधर उधर बात करके घुमा देते हैं। उन्हें भी आदत हो गई थी कि आएगी तो ये वाली बात बोल के भेज दूंगा। न जाने कितने पुलिस वाले बदल गए, न जाने कितनी चीज़ें हो गई। 12 साल गुजर गए। साल 2017 आ गया। साल 2017 जब आता है, अचानक से इस केस में एक नया मोड़ आता है। 12 साल बाद अचानक से सत्यम वापस आ जाता है। गांव में जैसे सत्यम ने पहला कदम रखा, लोगों ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? सत्यम ने कहा कि मैं मंजू देवी का बेटा हूं। अब ये लाइन गांव के लोग जब सुनते हैं, एक तरह से गांव में दिवाली आ जाती है कि एक शख्स जो 12 साल पहले गायब हो गया था, लौट आया है। तमाम तरह के लोगों ने कहना शुरू किया कि माँ अगर सच्चे दिल से चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पूरा गांव, पूरी भीड़, गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े, पूरा गांव एक तरह से लाइन लगा के उस आदमी के साथ, यानी जो सत्यम लौट के आया था उसके साथ मंजू देवी के घर तक लेके आते हैं। बाहर एकदम भीड़। कुछ लोगों ने ढोल नगाड़े का भी इंतजाम किया, ढोल उल बजाई गई, स्वागत हुआ, पूजा पाठ की गई, आरती उतारी गई कि सत्यम 12 साल बाद वापस आया है। माँ भी खुश, मानो खुशियों का ठिकाना नहीं, भगवान ने एक तरह से बेटा फिर से लौटाया था। सत्यम का स्वागत हुआ, घर में बिस्तर लगाया गया, आराम किया सत्यम ने। फिर लोगों ने पूछना शुरू किया कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? सत्यम ने अपनी कहानी सुनाई, बताया कि मैं ऐसे ऐसे चला गया था, फिर मुझे याद आई, मैं लौट आया। अब माँ भी काफ़ी खुश कि बेटा लौट आया 12 साल बाद। पुलिस को भी सूचना दे दी गई कि जो चला गया था वो आ गया है। इसी दौरान माँ ने फिर कहा कि यार सत्यम ऐसा है, हम लोगों ने काफ़ी मन्नतें मांगी थी और एक काम करो, फिर चलो भगवान के यहाँ दर्शन कर लो, क्योंकि हमने कहा था कि हमारा बेटा लौट के आएगा तो हम दर्शन करने आएंगे। सत्यम इग्नोर करने लगा। उसने कहा कि माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अभी मंदिर नहीं जा पाऊँगा। माँ को लगा कि चलो ठीक है। उसके बाद फिर पूछा कि क्या चाहते हो, क्या करोगे भाई, अब लौट आए हो। कुछ दिन बाद अब ये सब भी बातें होने लगी। सत्यम ने कहा मैं तैयारी करना चाहता हूँ। अब तैयारी भी हो गई, इधर माँ भी खुश की अब इसकी धूमधाम से शादी करूँगा। लेकिन हर बार ऐसा होता कि जब माँ मंदिर जाने की बात कहती, सत्यम बात घुमा देता। अब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो माँ ने फिर पूछ लिया कि तुम मंदिर क्यों नहीं जाना चाहते हो। लगभग 3 महीने गुजर चुके थे। जब ये बात माँ ने पूछी तब सत्यम ने एक बात बोली और उस बात से माँ का कलेजा छिल गया। दरअसल सत्यम ने कहा कि अब मैं सत्यम नहीं हूँ और मैं समीर बन चुका हूँ। माँ ने कहा मतलब? तब सत्यम ने कहा कि मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अब एक माँ जब ये बात सुनती है, मानो काटो तो खून नहीं। माँ को लगा शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन उसने फिर अपना आधार कार्ड दिखाया जिसमें लिखा था समीर सन ऑफ वाजिद, मोहल्ला बेदान, शाहबाद, रामपुर। अब इसे देखने के बाद माँ एकदम परेशान, बेटे को डांटने फटकारने लगी। इसी दौरान बेटा फिर रात के अंधेरे में निकल गया। 12 साल बाद 3 महीने के लिए बेटा आया, धर्म बदल के आया, निकल गया। माँ परेशान, अब क्या करे? अब तक गांव भी एकदम हड़कंप मच चुकी थी कि लड़का इस्लाम कैसे कबूल कर सकता है। इसके बाद जब बेटा गायब हुआ तो माँ ने कहा अब इस मामले को मैं सॉल्व करके रहूँगी। पीछा करती है। पता चला वो दिल्ली गया है, भाग के दिल्ली आती है। आने के बाद वहाँ से पता चला, चूँकि आधार कार्ड उसने देख रखा था, तब पता चला कि जो शाहबाद है वहाँ वो रहता है। शाहबाद भाग के आके आती है रामपुर में। वहाँ पता चलता है कि इसने तो सच में इस्लाम कबूल कर लिया। अब क्या करें? तब वहाँ की कुछ हिंदूवादी संगठनों से संपर्क करती है। संपर्क करते करते सब आम लोगों को इकट्ठा करती है, सबसे बातचीत करती है, सबको बताती है कि कैसे उसका बेटा गया था, वापस आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोगों ने फिर इंटरेस्ट लिया। फिर ये तमाम लोग पहुँच जाते हैं उसी शाहबाद थाने में। हिंदूवादी संगठन, मंजू देवी, तमाम लोग बोलते हैं कि साहब इस महिला की फरियाद सुनिए। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस वाले भी फ़ौरन हरकत में आते हैं। FIR होती है, जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि कोई राशिद है, उसने ये तमाम काम किया, यानी बच्चे को अपने भरोसे में लिया और उसको इस्लाम कबूल करवा दिया। FIR दर्ज हुआ, गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हुई, पता चला राशिद फरार। जांच पड़ताल होती रही, फिर 8 साल गुजर गए। साल 2017 से 8 साल गुजर गए, 2024 आ गया। 2024 में फाइनली अभी चंद दिन पहले राशिद को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया।
उसके बाद जब समीर उर्फ सत्यम से पूछा गया, तब तक सत्यम का इतना ब्रेन वॉश हो चुका था, उसको इतना चेंज किया जा चुका था कि जब उससे पूछा गया कि तुम घर जाओगे या फिर क्या करोगे, सत्यम अपनी माँ के साथ जाने से इनकार कर रहा। सत्यम कह रहा है कि नहीं, मैं अब जो वाजिद हैं उन्हीं के साथ रहूँगा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस महिला के साथ मुझे नहीं रहना। एक माँ जो 19 साल से अपने बेटे को पाने के लिए दर बदर भटक रही है, एक माँ जो अपने बेटे के साथ रहने के लिए इधर उधर की ठोकरें खा रही है, गरीब महिला थाने दर थाने चक्कर लगा रही है। अंत में उसके बेटे का इस कदर ब्रेन वॉश हो गया कि वो बेटा अपनी ही माँ के साथ रहने को तैयार नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोगों की थ्योरी हो सकती है कि चूंकि जो सत्यम था किसी मुस्लिम फैमिली में चला गया, बचपन से ही चला गया, इस वजह से उसका लगाव हो गया, परिवार की कोई गलती नहीं। लेकिन यहाँ लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि जब वो गया, वो इस हालत में था, इस लायक था, उसकी उम्र इतनी थी कि घर से भाग के बस ट्रेन पकड़ के कुछ पैसे लेके इधर उधर जाके किसी ठीक ठाक जगह पहुँच जाए। इतना छोटा, इतना नादान नहीं था। लगभग 10 साल उसकी उम्र रही होगी, 10 साल या 12 साल। इतनी उम्र में आदमी को इतनी समझ हो जाती है कि उसका धर्म क्या है, उसकी मजहब क्या है, उसकी असली माँ बाप कौन है। कहीं भी चला जाए, लेकिन माँ बाप ये तमाम चीज़ें आदमी नहीं बोल सकता। ये तो 3, 4, 5 साल के बच्चों के साथ होता है। आज भी वो माँ लड़ रही है, आज भी वो माँ उम्मीद लगाई है कि उसका बेटा वापस लौट के आएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं। मुझे लगा इस कहानी को आपसे शेयर करना चाहिए कि एक माँ कैसे अपने बेटे के साथ लड़ रही है, वही बेटा अपनी माँ से अब मुँह फेर चुका है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा, और ऐसी कहानियों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।